नमस्कार। आज हम बिहार की एक बहुत ही दिलचस्प रियासत मुरहो एस्टेट की कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसके एक जमींदार थे रास बिहारी लाल मंडल, जो अंग्रेजों के सख्त विरोधी भी थे और उसी वक्त समाज के पिछड़े वर्गों के हिमायती भी। हाँ, ये विरोधाभासी इसे खास बनाता है ना। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इस कहानी को कैसे बयान करते हैं। हाँ, ये वाकई में एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। जमींदारी की ताकत, फिर राष्ट्रवाद की भावना और साथ में समाज सुधार का जज्बा भी। सही। आमतौर पे इतिहास में ऐसे किरदार कम ही देखने को मिलते हैं। तो मुरहो एस्टेट शुरुआत करें। जी। इसकी नींव रखी गई थी 18वीं सदी के मध्य में बाबू पंचानन मंडल ने। हाँ। और ये कोशी क्षेत्र में थी, जिसे गोपों की धरती भी कहते हैं। मतलब यादव समुदाय का प्रभाव काफी था वहां। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये बिहार की सबसे असरदार यादव जमींदारियों में से एक बन गई। असरदार मतलब कितना? मतलब मधेपुरा, कोसी, भागलपुर, इन इलाकों के सैकड़ों गांव इनके प्रभाव में आते थे। बाप रे, सैकड़ों गांव। जी। और देखिए, उस इलाके में यादव जमींदारी होना ये सिर्फ जमीन या पैसे की बात नहीं थी। अच्छा। ये उस समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक पहचान का भी एक प्रतीक था। उस क्षेत्र के समाज में काफी गहरे तक जुड़ा हुआ। और फिर आते हैं बाबू रास बिहारी लाल मंडल। हाँ, जिनके नाम से इस रियासत को असल पहचान मिली। बिल्कुल। कहते हैं काफी कम उम्र में उन्होंने रियासत संभाली थी। जी, पर वो सिर्फ एक टिपिकल जमींदार नहीं थे। स्रोत कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेखक भी, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता, सब कुछ। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात। क्या? 7 भाषाएं जानते थे। 7? कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और तो और फ्रेंच भी। फ्रेंच भी? कमाल है। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा नजरिया दिखाता है। इसे और भी असाधारण बनाती है वो है उनका ब्रिटिश हुकूमत का खुला विरोध, जमींदार होते हुए। हाँ, ये बात तो है। सूत्रों में जिक्र है कि उन पर 120 से ज्यादा मुकदमे दायर हुए थे। 120 से ज्यादा? हाँ, ये साफ दिखाता है कि वो अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए थे। और साथ ही वो कांग्रेस में भी सक्रिय थे। 1908 से 1918 तक बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति और AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति दोनों के सदस्य रहे। जी, उनकी राजनीतिक सक्रियता तो साफ दिखती है। बिल्कुल। पर फिर वो 1911 वाली बात थोड़ी चौंकाती है, नहीं? हाँ, वो दिल्ली दरबार वाली। एक तरफ अंग्रेजों से इतनी सीधी टक्कर और दूसरी तरफ उसी साल सम्राट जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में उन्हें खास जगह मिलना, ये कैसे हुआ? उसी साल 1911 में उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया। क्या? गोप जाति महासभा की स्थापना। अच्छा, हाँ, गोप जाति महासभा। और यही उनके काम का जो असल मकसद था वो सामने आता है। ये महासभा, जो बाद में अखिल भारतीय यादव महासभा बनी, जी, ये सिर्फ यादवों के लिए नहीं थी, जैसा कि नाम से लग सकता है। तो फिर इसका लक्ष्य था पिछड़े वर्गों को एक व्यापक दायरे में शिक्षा दिलाना, समाज में सम्मान दिलाना और हाँ, सियासत में उनकी आवाज को मजबूत करना। वो अपनी सत्ता और अपने असर का इस्तेमाल समाज के जो दबे हुए तबके थे उनको ऊपर उठाने के लिए कर रहे थे। बिल्कुल। सत्ता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव के लिए, एक हथियार की तरह। लेकिन अफसोस, उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं रही। हाँ, 26 अगस्त 1918 को बनारस में सिर्फ 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पर जैसा कहा जाता है, उनकी पहचान ताज और गहनों से नहीं बल्कि संघर्ष और सेवा से बनी। ये बात उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। सही कहा। उनकी कहानी जमींदारों की वो जो एक बनी बनाई छवि है ना हमारे मन में, हाँ, कि वो शोषक होते थे या अंग्रेजों के पिट्ठू, बिल्कुल उस छवि को ये कहानी तोड़ती है। ये याद दिलाती है कि इतिहास में हर वर्ग के अंदर भी अलग अलग सोच, अलग विचारधारा के लोग थे। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो मुरहो एस्टेट सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा या एक रियासत भर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबू रास बिहारी लाल मंडल के दौर में वो सामाजिक चेतना जगाने और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने का एक अहम केंद्र बन गई थी। जी। उनकी जिंदगी ये दिखाती है कि ऊंचे ओहदे और असर का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए भी किया जा सकता है।